अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपसे एक खुशगवार और हौसला अफ़ज़ा ट्रेंड के बारे में बात करना चाह रहा हूँ, जो मैंने महसूस किया है कि मुल्क की गवर्नेंस के लैंडस्केप पे होता हुआ नज़र आ रहा है। अब कल बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने थरपारकर में एक एनईडी कॉलेज के सब कैंपस का इफ्तिताह किया है, जो वहाँ पे एक इंजीनियरिंग एंड टेक्निकल इंस्टीट्यूट होगा, जो थर के लोगों को आला दर्जे की टेक्निकल तालीम मुहैया करेगा। आज बिलावल भुट्टो साहब और सिंध की एंटायर हुकूमत, जिसमें चीफ मिनिस्टर साहब मुराद अली शाह साहब भी शामिल हैं, वो आज इस्लामाबाद में एक बहुत इम्प्रेसिव रोड शो कर रहे हैं, जिसमें वो अपने सिंध हुकूमत की कारकर्दगी, उसकी परफॉर्मेंस, उसकी अचीवमेंट्स और फ्यूचर के प्लान्स को पेश कर रहे हैं। ख़ुद बिलावल भुट्टो साहब एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दे रहे हैं अपनी हुकूमत की तमाम तर कारकर्दगी को कवर करने के लिए। इससे महसूस ये होता है कि सिंध हुकूमत ने गवर्नेंस की अहमियत और गवर्नेंस में अपनी कारकर्दगी की अहमियत को बहुत महसूस किया है, और वो उसके मुताबिक आवाम तक अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं, आवाम तक भी और ख़वास तक भी, जिसमें दूसरे मुल्कों के सफ़ीर हैं, डेवलपमेंट एजेंसीज़ के सरबराहान हैं जो पाकिस्तान में मौजूद हैं, तो उन तक ये पहुँचाना चाहते हैं कि सिंध हुकूमत की कारकर्दगी, जिसके बारे में अमूमन ये ख्याल किया जाता है और शायद दुरुस्त ख्याल नहीं किया जाता, लेकिन ख्याल किया जाता है कि गवर्नेंस में वो निस्बतन पीछे है। तो बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब इस तासुर को ख़त्म करना चाहते हैं इस कम्युनिकेशन के ज़रिए। तो उन्होंने उससे पहले सिंध के अंदर, ख़ासतौर पर कराची के अंदर, जहाँ पे ट्रांसपोर्ट का निज़ाम बहुत ही बुरे हालत में था, वहाँ पे जो बसें थी वो नाकारा, पुरानी, प्राइवेट सेक्टर की, टूटी हुई, लोग छतों पे बैठे हुए, बुरे हालात में, कभी मिनी बस के अंदर। लेकिन वहाँ पे अब नई बसेस आ गई हैं, इलेक्ट्रिक बसेस हैं, वो चल रही हैं और उनमें इजाफा हो रहा है। ये तब्दीली भी देखने में आई है जो पहले कई सालों में देखने में नहीं आई थी। हेल्थ फैसिलिटीज़ तो सिंध में पहले भी बेहतर थी, अब उनको मज़ीद एक्सपेंड किया जा रहा है और उनको ज़्यादा मदद दी जा रही है। यूनिवर्सिटीज़ को जो सिंध हुकूमत इमदाद देती है, वो शायद दूसरे सूबों से सबसे ज़्यादा ग्रांट देती है। वैसे तो उसकी यूनिवर्सिटियों की जो फंडिंग है वो हायर एजुकेशन कमीशन की तरफ से आती है, फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से, लेकिन सूबे भी अपनी तरफ से उसको कंट्रीब्यूट करते हैं। लाजिम नहीं है, लेकिन सिंध सबसे ज़्यादा माजी में कंट्रीब्यूट करता रहा है यूनिवर्सिटियों की फंडिंग के मामले में। अब ये सिंध का मामला है। इससे मुझे ये एहसास हुआ कि पहले तो जज्बाती नारों के बलबूते पे हुकूमतें अपनी पॉपुलैरिटी के लिए कोशिश करती थीं और अपने लोगों के अंदर जगह बनाने की कोशिश करती थी। अब ये पहली बार हो रहा है ग़ालिबन कि मुख्तलिफ़ पार्टियाँ गवर्नेंस की बुनियाद पे अपना स्कोर कार्ड पेश कर रही हैं आवाम को, और उनके अंदर जगह बनाने के लिए, उनकी हमायत हासिल करने के लिए गवर्नेंस को बुनियाद बना रहे हैं। ये बहुत ही खुशगवार बात है। माजी में हमारी ख्वाहिश तो ये थी और एक ख्वाब तो था कि गवर्नेंस की बुनियाद पे पार्टियाँ और हुकूमतें अपनी कारकर्दगी की बुनियाद पे लोगों से वोट तलब करें और अगली दफ़ा के इलेक्शन के लिए लोगों से हमायत मांगें। लेकिन अमूमन ये जज्बाती फ़िज़ा कभी एक वजह से, कभी दूसरी वजह से, कभी किसी लीडर की नागहानी शहादत या वफ़ात की बुनियाद पे, कभी किसी की गिरफ़्तारी की बुनियाद पे एक जज्बाती फ़िज़ा बना दी जाती थी, जिसमें गवर्नेंस के मामले बहुत पीछे रह जाते थे और लोग उसी जज्बाती फ़िज़ा के अंदर ही वोट देते थे। वो इस बात को भूल जाते थे कि किसने गवर्नेंस में क्या किया है। लेकिन बुनियादी चीज़ जो लोगों की ज़िंदगी में तब्दीली लाती है वो गवर्नेंस की इम्प्रूवमेंट है। तो सिंध इसको रियलाइज़ कर रहा है और उसको कम्युनिकेट कर रहा है। जहाँ तक सूबा पंजाब का ताल्लुक़ है, सूबा पंजाब तो कोई एक रोज़ गुज़रता है जब उसकी चीफ मिनिस्टर साहबा मरियम नवाज़ शरीफ किसी नए इनिशिएटिव का इफ्तिताह ना कर रही हों, उसको किसी एक शहर में, कभी दूसरे शहर में उसका इफ्तिताह ना कर रही हों। उन्होंने मेरे ख़्याल में पिछले 2 साल के अंदर कोई 100 के करीब इनिशिएटिव्स छोटे बड़े शुरू किए होंगे और उनके कुछ के रिज़ल्ट्स भी सामने आते नज़र आ रहे हैं। अब मिसाल के तौर से सुथरा पंजाब, यानी पंजाब में सफाई का जो निज़ाम है वो एक लैंडमार्क प्रोजेक्ट है, और उनके जो मुखालफिन हैं वो भी बताते हैं कि छोटे छोटे शहरों में भी वहाँ पर सफाई होती हुई, सफाई का अमला काम करते हुए नज़र आता है। और गुज़श्ता ईद उल अज़हा के मौके पे जब लोग जानवर ज़िबा करते हैं, उसकी आलाइशें बाहर फेंक देते हैं और हफ़्तों में वहाँ पड़ी रहती है, लोगों के लिए मुश्किल का बायस बनती है कि उसे साफ़ नहीं करता। तो इस दफ़ा
हुकूमत ने ऐसा इंतज़ाम किया था कि उसी दिन वो तमाम आलाइशें वहाँ से उठा ली गई थी और कहीं भी आपको ये गंद पड़ा हुआ नज़र नहीं आया। तो ये भी बहुत बड़ी कामयाबी है। फिर एनक्रोचमेंट्स जो मुख्तलिफ़ इलाकों पे चीज़ें लोगों ने अपने इमारत की हद से आगे बढ़ के, किसी ने वहाँ पे थड़ा बना लिया, किसी ने वहाँ पे कोई तरपाल लगा लिया, किसी ने आहिस्ता आहिस्ता वहाँ पे कोई हट्स बना लिए। तो इन तमाम एनक्रोचमेंट्स को हटाने का काम भी पूरे पंजाब में बहुत इफ़ेक्टिवली शुरू हुआ है। इस वजह से सड़कें जो तंग हो गई थी अब खुली खुली नज़र आती हैं। ये भी पूरे पंजाब में उनके मुखालफिन इस बात को मानते हैं। लाहौर में एक बहुत बड़ा कैंसर हॉस्पिटल रिसर्च सेंटर बड़ी थोड़ी मुद्दत में 2 साल के अंदर वो तामीर हुआ है और वो कह रही हैं कि इसी महीने उसका इफ्तिताह किया जाएगा। बड़ी तेज़ी से उसकी फिनिशिंग का काम हो रहा है। उसके अलावा बहुत से काम हुए हैं। इलेक्ट्रिक बसेस तो पंजाब में चल ही रही हैं और उसकी तादाद बहुत बढ़ गई है। छोटे छोटे शहरों में भी जाके उन्होंने इसका इफ्तिताह किया है। गुजरांवाले में, कभी गुजरात में, रावलपिंडी में भी जाके उन्होंने इलेक्ट्रिक बसेस जो मंगाई गई थी उनका इफ्तिताह किया। और उसकी खूबी यह है कि सीनियर सिटीजन्स को उसका कोई किराया नहीं देना पड़ता, ख़वातीन को कोई किराया नहीं देना पड़ता और वो उसके ऊपर एक महफूज और डिग्निफाइड सफ़र जो है वो कर सकती हैं। तो ये भी बहुत अच्छी बात है। लैपटॉप्स की तकसीम की जा रही है। पहले स्टूडेंट्स जो पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ के थे, अब वो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के जो तलबा और तालबात हैं उनमें भी लैपटॉप को तकसीम किया जा रहा है। तो ये तकरीबन रोज़ की बात है। जहाँ तक सूबा बलूचिस्तान का ताल्लुक़ है तो मैं सिर्फ एक बात पे इत्तफ़ाक़ करूँगा कि हाल ही में ISPR के डायरेक्टर जनरल साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात को हाईलाइट किया कि बलूचिस्तान के हर डिस्ट्रिक्ट के लिए 1 बिलियन रुपए की रकम मखसूस करके वहाँ की सूबाई हुकूमत ने ये इंतज़ाम किया है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमेटी बनाते हैं। वो कमेटी ये पहले देखती है कि इस डिस्ट्रिक्ट में मेजर प्रॉब्लम्स क्या है, किन चीज़ों के अंदर तरक्की होनी चाहिए। तो वो ख़ुद मिल के बैठ के मशवरे से मंसूबे बनाते हैं, उनके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन होती है। इम्प्लीमेंटेशन पे निगरानी भी डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमेटी करती है। उसमें हो सकता है सूबाई असम्बली के मेंबर्स भी शामिल हों, हो सकता है मुकामी हुकूमत के लोग भी शामिल हों, लेकिन वो एक कलेक्टिव सा निज़ाम है। उसकी उन्होंने बहुत तारीफ़ की और ये कहा कि अगले माली साल के अंदर ये 1 बिलियन की रकम 3 बिलियन हो जाएगी और उनके मुताबिक तो ये बहुत कामयाबी से ये निज़ाम चल रहा है। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर भी गवर्नेंस की हमें कुछ ख़बरें मिलती हैं कि चीफ मिनिस्टर साहब ने अब यूनिवर्सिटियों में जाना शुरू कर दिया है। वो हॉस्पिटल्स में भी जाके देखते हैं कि हॉस्पिटल का निज़ाम कैसे चल रहा है। लेकिन उनके कांधों पे उनकी पार्टी के बानी और उनके लीडर इमरान खान साहब ने एक बड़ी भारी जिम्मेदारी डाल दी है, जिसकी वजह से मुझे नहीं लगता कि वो गवर्नेंस के ऊपर पूरी तवज्जो दे पाएंगे या दे पा रहे हैं, क्योंकि उनके ज़िम्मे यह है कि वो सड़कों के ऊपर एजिटेशन की तैयारी करें, तहरीक की तैयारी करें पूरे मुल्क के अंदर। तो कभी वो पंजाब का उन्होंने दौरा किया है, अभी सिंध में दौरा किया है, अब वो कह रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में भी वो लोगों को इसकी तरफ उभारेंगे। तो उनकी तवज्जो बट रही है। ये काम पार्टी के अहदेदारों को करना चाहिए था, चीफ मिनिस्टर को नहीं करना चाहिए था, चाहे चीफ मिनिस्टर फोकस कर सकते गवर्नेंस पे। लेकिन उनकी बातों से मुझे ऐसे लग रहा है कि वो भी गवर्नेंस की तरफ तवज्जो करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि 8 फरवरी के बाद जब वो तहरीक का जो डेडलाइन दी गई है वो गुजर जाएगी तो उनका फोकस टोटली गवर्नेंस पे होगा, क्योंकि आवाम की जो हालत बदलती है वो गवर्नेंस के ज़रिए से बदलती है। वहाँ पे तालीम का निज़ाम हो, पीने का पानी का निज़ाम हो, सड़कों की सफाई का निज़ाम हो, एनवायरनमेंट का और आफात से बचने का निज़ाम हो, सेहत की सहूलियात को बेहतर करने का निज़ाम हो, ये सब चीज़ें गवर्नेंस के एम्बिट में आती हैं। तो अगर आप गवर्नेंस के ऊपर लग के फोकस करके काम नहीं करेंगे तो आवाम की हालत बेहतर नहीं होगी। हो सकता है कि आवाम इतनी जज्बाती कैफियत में हों कि गवर्नेंस को भूल को आपके जज्बाती नारों के बुनियाद पे, जज्बाती फ़िज़ा के बुनियाद पे वोट दे दें। इस बात का गिला PMLN की हुकूमत पहले करती रही है कि हमने गवर्नेंस के लिए इतना काम किया, लेकिन लोगों ने फिर हमें उस तरह से वोट नहीं दिया जिस तरह देना चाहिए था। 2018 में उनको इस बात का गिला था। लेकिन मैं समझता हूँ कि आवाम की हालत बदलने के लिए, एंड्योर्ड लॉन्ग टर्म चीज़ों के तब्दीली के लिए गवर्नेंस के निज़ाम में तब्दीली बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए सोचना ये चाहिए कि न सिर्फ ये कि आने वाले सालों में जो 2029 में इंतखाबात हों या उससे पहले हों, जब भी इंतखाबात हों तो गवर्नेंस का एक पूरी कारकर्दगी हर सूबाई हुकूमत अपनी पेश करे, वफाकी हुकूमत भी पेश करे और उसकी बुनियाद पे लोगों से वोट तलब करे। और ये
بھی بات ہے کہ سیاسی جماعتیں جو حکومت میں ہیں یا بھی جب حکومت میں نہیں ہیں وہ بھی اپنا اگلا مینیفیسٹو، اپنے اگلے وعدے گورننس کی بنیاد پہ کریں، ایک بڑی توجہ کے ساتھ منصوبہ بنائیں کہ گورننس میں تبدیلی کے لیے وہ کیسے یہ کام کریں گی، اور پھر اس کے لیے اپنے جو لوگ ہیں، اپنے عہدیدار ہیں جنہوں نے حکومت کا اگر وہ پاور میں آ گئے تو کاروبار چلانا ہے، تو ان کی بھی تربیت کریں کہ گورننس کو وہ کیسے چلا سکتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت اچھی حوصلہ افزا بات ہے کہ حکومتیں، صوبائی حکومتیں، خاص طور پر وفاقی حکومت بھی، وہ گورننس کے اوپر توجہ کر رہی ہیں، گورننس کے بارے میں لوگوں کو بتا رہی ہیں۔ امید کرنی چاہیے کہ 2 سال جب ان کے مکمل ہو جائیں گے فروری کے آخر میں، تو وہ اس موقع پہ ہم ان سے چاروں صوبوں سے اور وفاق سے ان کی گورننس کی کارکردگی کے بارے میں مزید سنیں گے اور جانیں گے، اور ان کے آئندہ کے منصوبوں کے بارے میں بھی جانیں گے کہ وہ کیا ارادہ رکھتے ہیں اور کیا ان کے منصوبے ہیں۔ اور عوام کو بھی میں سمجھتا ہوں گورننس کی بنیاد پہ اگر انہوں نے اپنی زندگی میں تبدیلی لانی ہے تو گورننس کی بنیاد پہ ریٹ کرے ان حکومتوں کو، صوبائی حکومتوں کو بھی، وفاقی حکومت کو بھی، اور اسی بنیاد پہ ووٹ دے آنے والے دنوں میں۔ بہت شکریہ۔